Hello friends, welcome to our YouTube channel Audio FM 143। ध्रुवांश ने मिश्री को तुरंत अपनी गोद में उठा लिया। मिश्री की आंखें बड़ी हो गई। वो उसे लेकर ऊपर सीढ़ियां चढ़ने लगा था। मिश्री जोर से अपना हाथ उसके सीने पर मारते हुए बोली, छोड़िए मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना। देखिए, आप मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। अब मैं आपसे कुछ नहीं कहती हूँ, कोई शिकायत नहीं करती हूँ, तो आप भी मुझसे दूर रहिए ना। और वैसे भी आपको कौन सा लड़कियों की कमी। उसकी बात अधूरी रह गई क्योंकि ध्रुवांश अब उसे लेकर रूम में पहुंच चुका था और उसने मिश्री को बिस्तर पर लेटा दिया था। वो बिस्तर से उठती उससे पहले ही ध्रुवांश उसके ऊपर झुक चुका था और अब मिश्री की सांसों ने और भी ज्यादा गहरा होना शुरू कर दिया था। उसके चेहरे पर पसीना झलकने लगा था। ध्रुवांश ने तुरंत रिमोट उठाया और ऐक ऑन कर दिया। मिश्री उसकी तरफ देखते हुए बोली, चाहते क्या है आप? ध्रुवांश मुस्कुराया और बोला, तुम्हें प्यार करने का मन है? मिश्री शिकायत भरे लहजे में बोली, क्यों? मुझे क्यों प्यार करना है आपको? जाए, आपके पास तो और बहुत सारे ऑप्शंस हैं। कितनी तो गर्लफ्रेंड्स है आपकी और कितनी आपके आगे पीछे घूमती है ताकि आप उन्हें एक मौका दे दो। जाए, उनके पास जाए, मेरे पास आपके लिए कुछ नहीं है। ये बोलकर अब उसने एक बार फिर से अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया था। ध्रुवांश को अब उसका गाल और उसकी गर्दन साफ नजर आ रही थी और अगले ही पल वो उस पर पूरी तरह से झुका और उसकी गर्दन को चूमने लगा। वो बेहद सॉफ्टली उसकी गर्दन को चूम रहा था। मिश्री ने तुरंत अपना हाथ उसके होठों के आगे रखा और फिर उसे खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी। ध्रुवांश बेहद इंटेंस वॉइस में बोला, मुझे मेरी बीवी को प्यार करना है। मिश्री की आंखों में नमी आ गई। वो जल्दी से बोली, कोई रिश्ता नहीं है हम दोनों का। ध्रुवांश कुछ सोचते हुए बोला, अगर सलमान खान यूं ही बोल दे कि उसकी कैटरीना कैफ से शादी हुई है तो क्या उनकी शादी वैलिड होगी? मिश्री तुरंत उसकी तरफ देखते हुए गुस्से से बोली, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि कैटरीना कैफ की शादी विकी कौशल से हुई है तो सलमान खान के कुछ भी बोलने का मतलब ही नहीं बनता। ध्रुवांश हल्का सा मुस्कुराया और बोला, एग्जैक्टली। जैसे किसी के बोलने से कोई शादी वैलिड नहीं होती, वैसे ही तलाक बोलने से कोई तलाक भी वैलिड नहीं होता। मैंने तुम्हें कोई डिवोर्स नहीं दिया तो अभी भी हमारी शादी पूरी तरह से वैलिड है और तुम मेरी बीवी हो। उसकी बात सुनकर मिश्री उसकी तरफ देखती रह गई। ध्रुवांश ने अब उसके होठों की तरफ देखते हुए कहा, और अगर तुम मेरी बीवी हो तो मुझे पूरा हक बनता है तुम्हें प्यार करने का। मिश्री कुछ बोलती उससे पहले ही ध्रुवांश ने उसके होठों पर अपनी उंगली रख दी और फिर उंगली हटाते ही उसने उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए। मिश्री कुछ कर ही नहीं पाई। वो बस लगातार उसे चूमे जा रहा था और मिश्री को उसके होठ पूरी तरह से अपने होठों पर महसूस हो रहे थे। उसके हाथ ध्रुवांश के कंधों पर कसे हुए थे। वो उसे खुद से दूर करना चाहती थी, लेकिन जिस तरह से ध्रुवांश उसे किस किए जा रहा था वो पता नहीं क्यों ध्रुवांश को खुद से अलग कर नहीं पा रही थी। इस वक्त उसकी धड़कनें बहुत ज्यादा तेज चल रही थी। ध्रुवांश ने अपनी टंग उसके होठों में फंसाते हुए उसके होठों को पूरी तरह से खोल दिया था, जिससे वो उसे अंदर तक किस कर पा रहा था। मिश्री इस किस में बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं हो रही थी, लेकिन वो ध्रुवांश को रोक भी नहीं पाए और लगातार 10 मिनट ध्रुवांश उसे यूं ही किस करता रहा। जब मिश्री की सांसों ने उखड़ना शुरू किया तो ध्रुवांश ने उसके होठों को छोड़ा। पहले मिश्री के होठों पर लिपस्टिक लगी हुई थी, लेकिन अब वो लिपस्टिक हट चुकी थी और मिश्री के होठ एकदम गुलाबी नजर आ रहे थे। ध्रुवांश उसकी तरफ देखते हुए बोला, अब तुम चाहो तो जाकर अपने ससुर जी को मेरी शिकायत लगा सकती हो। उसकी बात पर मिश्री की आंखें बड़ी हो गई और उसके चेहरे पर गुस्सा झलकने लगा। ध्रुवांश एक बार फिर से मुस्कुरा कर बोला, और हाँ, उन्हें बताना जरूर कि मैंने किया क्या, और ये भी बताना कि मैंने जो भी किया बहुत प्यार से किया था। हालांकि मैं वाइल्ड हो सकता हूँ, अपनी वाइफ के साथ थोड़ी बहुत वाइल्डनेस तो चलती है, लेकिन फिलहाल तो मेरी बीवी ही किसी भूखी शेरनी की तरह मुझे घूर रही है, तो मैं उसे भूखा शेर बनकर क्या ही खाऊं। उसकी बात पर मिश्री उसकी तरफ देखती रह गई। बोलने को उसके दिमाग में बहुत कुछ आ रहा था, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। उसकी जुबान उसके दिमाग का साथ नहीं दे रही थी। लेकिन तभी अचानक से ध्रुवांश का फोन बजा। उसने मुस्कुराते हुए अपना फोन अपनी पॉकेट से बाहर निकाला, लेकिन जैसे ही मिश्री और ध्रुवांश दोनों की नज़र स्क्रीन पर गई, उन दोनों के एक्सप्रेशन बदल गए थे। सामने वान्या लिखा हुआ आ रहा था। खुद ध्रुवांश नहीं जानता था कि वान्या उसे इतने टाइम बाद क्यों कॉल कर रही है, जबकि वो तो वान्या से कभी बात तक नहीं करता था। अगर वान्या उसके सामने कभी आ भी जाए और उससे बात करने की कोशिश करे तो वो उसे खुद से दूर कर देता था। मिश्री अब व्यंग्य से मुस्कुराए और बोली, बीवी के साथ आपको जितना वाइल्ड होना था आप हो चुके, अब जाकर अपनी गर्लफ्रेंड का कॉल रिसीव कर लीजिए। ध्रुवांश जल्दी से बोला, जैसा तुम समझ रही हो वैसा बिल्कुल नहीं है। मिश्री एक बार फिर से बोली,
आप मेरे सामने कॉल इसलिए नहीं उठा रहे हैं ना ताकि अभी अभी आपने मुझसे जो बातें कही वो झूठी पड़ जाएगी। ध्रुवांश तुरंत अपना चेहरा ना में हिलाकर बोला, मैं कह रहा हूं ना ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रही हो, अगर तुम्हें लगता है ऐसी वैसी कोई बात है तो लो मैं अभी कॉल पिक कर लेता हूं। ये बोलकर उसने तुरंत वो कॉल रिसीव कर ली क्योंकि कॉल एक बार फिर से आने लगा था। उसने फोन अपने कान से लगाया लेकिन वो कुछ कहता उससे पहले ही मिश्री ने उसे जोर से धक्का दिया। ध्रुवांश जो ऑलरेडी थोड़ा ऊपर उठ चुका था वो एकदम से साइड हो गया और अगले ही पल मिश्री उसके नीचे से उठी और तुरंत दरवाजे की तरफ भाग गई। उसने दरवाजा बंद किया और फिर सीढ़ियां उतरते हुए नीचे की तरफ आ गई। ध्रुवांश हैरानी से उसकी तरफ देखता रह गया। उसने तुरंत आकर दरवाजा खोला लेकिन जब तक वो बाहर आता तब तक मिश्री पता नहीं कहाँ गायब हो गई। ध्रुवांश उसके पीछे पीछे पार्किंग एरिया में पहुंच चुका था। मिश्री जानती थी कि अगर वो पार्किंग एरिया में जाएगी तो ध्रुवांश उसे किसी और ड्राइवर के साथ तो जाने ही नहीं देगा, इसलिए वो पार्किंग एरिया की तरफ ना जाकर बैकयार्ड एरिया की तरफ आए और फिर बैक गेट से बाहर निकल गई। वहां पर भी गार्ड खड़े रहते थे और मिश्री को आने जाने में कोई रोकता टोकता नहीं था, इसलिए आज भी किसी ने उसे नहीं रोका। वही ध्रुवांश अब उसे घर के अंदर ढूंढ रहा था, पर उसे ये समझने में बिल्कुल देर नहीं लगी कि मिश्री उसे चकमा देकर भाग गई है। वो एक गहरी सांस लेकर बोला, आज तो तुम चली गई लेकिन कल तो आओगी ना। रोज रोज तो तुम मुझे चकमा नहीं दे पाओगी ना बीवी, और मैं भी देखता हूँ कि तुम कब तक हमारे रिश्ते से इनकार करती हो। अभी वो बोल ही रहा था कि उसका फोन एक बार फिर से बजना शुरू हुआ। उसके फोन पर वान्या का ही कॉल आ रहा था। उसने अब तुरंत उसका कॉल डिस्कनेक्ट किया और अगले की पल उसे ब्लॉक लिस्ट में भी डाल दिया। उसने वान्या का कॉल पिक करके ये जानना भी जरूरी नहीं समझा कि आखिर वो बोलना क्या चाहती है। वहीं दूसरी तरफ सोना बेड पर बैठी थी और उसकी आंखों में नमी थी। वो दिव्यांश से नाराज नहीं होना चाहती थी, लेकिन अगर वो दिव्यांश को ये बात नहीं समझाएगी कि जैसे चेरी उससे प्यार करती है, उसकी हर एक चीज को बर्दाश्त करती है, उसका गुस्सा हो, उसकी बेरुखी हो, वैसे कोई भी दूसरा इंसान उसे नहीं बर्दाश्त करेगा। सोना तो कुछ भी बर्दाश्त कर लेती, लेकिन उसके पास तो इतना वक्त ही नहीं कि वो दिव्यांश के साथ ये सारे पल जी सके, इसलिए वो उसे चेरी की अहमियत बताना चाहती थी, पर खुद इस चक्कर में उसे दिव्यांश से नाराज होना पड़ा। इस चीज पर उसे बुरा लग रहा था। तभी रूम का दरवाजा खुला। उसने जल्दी से अपनी आंखों की नमी साफ की। सामने दिव्यांश प्लेट में खाना लेकर खड़ा था। वो हैरानी से दिव्यांश की तरफ देखने लगी और अब दिव्यांश आकर उसके सामने बेड पर बैठा और उसकी तरफ देखते हुए बोला, इतनी नाराज हो तुम मुझसे? सोना मुंह बनाते हुए बोली, मैं भला क्यों नाराज होने लगी? दिव्यांश ने अब उसके गाल पर अपना हाथ रखा और बोला, आई एम सॉरी, मुझे तुमसे इतने गुस्से में बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन उस वक्त मुझे सच में बहुत गुस्सा आया, पर आई प्रॉमिस अब मैं अपने गुस्से पर कंट्रोल करूंगा। अब मैं किसी और की वजह से तुम्हें परेशान बिल्कुल नहीं करूंगा। सोना मुस्कुराए और बोली, जैसे आपने मेरे लिए खुद को बदलने का प्रॉमिस लिया है, क्या आप ऐसा चेरी के साथ नहीं कर सकते दिव्यांश? वो भी तो आपसे कितना प्यार करती है ना कहीं तो आपने भी उस पर गुस्सा किया है और इस गुस्से की वजह से आप दोनों का रिलेशन इफेक्ट हुआ है। तो उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही दिव्यांश उसे घूरते हुए बोला, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे यहाँ पर तुम हम दोनों को छोड़कर मेरा और चेरी का रिश्ता ठीक करने की कोशिश कर रही हो। देखो सोना, अगर तुम्हारे दिमाग में ऐसा वैसा कुछ है तो उसे अभी इसी वक्त अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि एक पल के लिए दुनिया की कोई भी बिगड़ी चीज ठीक हो सकती है, लेकिन दिव्यांश रावत और चेरी का रिश्ता बिल्कुल भी नहीं। अब इससे ज्यादा मैं तुम्हें कुछ नहीं कह सकता। ये बोलकर वो अपनी जगह से उठा और फिर रूम से बाहर चला गया। वो खाना जो वो सोना के लिए लेकर आया था वो सोना के बिल्कुल सामने पड़ा था। वो हल्का सा मुस्कुराए और बोली, दुनिया की बाकी बिगड़ी हुई चीजों से मुझे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आपका और चेरी का रिश्ता तो मैं ठीक करके रहूंगी दिव्यांश, वरना मरने के बाद भी चैन नहीं मिलेगा। बस यही सोचती रहूंगी कि मेरा दिव्यांश अकेले कैसे खुद को हैंडल करेगा। ये बोलते हुए उसकी आंखों में नमी थी। उसने वो खाना अब साइड टेबल पर रखा और फिर चुपचाप बिस्तर पर लेट गई। वहीं दूसरी तरफ चेरी जो अपने रूम के बाहर खड़ी थी, उसने दिव्यांश को प्लेट लेकर अंदर जाते हुए देखा था और फिर वापस आते हुए भी देखा था। जितनी जल्दी वो वापस आया था इतना तो कंफर्म था कि दिव्यांश ने खाना नहीं खाया होगा, लेकिन दिव्यांश को खाना खिलाने से पहले उसका ये जानना जरूरी था कि सोना ने भी खाना खाया या नहीं। वो उसे अपनी वजह से भूखा तो नहीं रहने दे सकती थी, इसलिए वो सबसे पहले सोना के रूम में आई। सोना को बिस्तर पर लेटे हुए देख और खाना उसके बगल में पड़ा हुआ देख वो जल्दी से बोली, दूसरों को खुशियां देने वाला तब तक उन्हें वो खुशियां नहीं दे पाता जब तक वो खुद तकलीफ में हो। अगर तुम हमारे लिए कुछ करना चाहती हो तो कम से कम खुद को तो मत भूलो। ये बोलते हुए वो सोना के सामने आकर खड़ी हो चुकी थी।
सोना उसे देखकर मुस्कुराए और फिर अपनी जगह पर उठकर बैठ गई। चेरी ने प्लेट वापस अपने हाथ में ली और फिर निवाला बनाकर सोना की तरफ बढ़ाते हुए बोली, और कुछ नहीं कहूंगी मैं तुमसे क्योंकि जानती हूँ तुम सिर्फ एक ही चीज पर मान सकती हो और वो है दिव्यांश की कसम। उसकी बात पर सोना हैरान रह गई। चेरी एक बार फिर से बोली, प्लीज खाना खा लो। सोना ने अब कुछ नहीं कहा, चुपचाप अपने होठों को खोल दिया और चेरी उसे प्यार से खिलाती रही। तकरीबन 15 मिनट में ही उसने सोना को पूरा खाना खिला दिया था और सोना ने एक लफ्ज भी नहीं कहा था। चेरी उसकी तरफ देखते हुए बोली, कभी कभी मैं तुम्हें समझ नहीं पाती हूँ, कभी कभी तुम मुझे शरारती सी लगती हो तो कभी कभी एकदम मैच्योर हो जाती हो। काश जितनी मैच्योरिटी तुम्हारे अंदर है उसकी कुछ परसेंटेज मेरे अंदर भी होती। सोना मुस्कुराए और बोली, अगर तुम मेरी नज़रों से देखोगी तो तुम्हारे अंदर कोई भी कमी नहीं है, बस एक बार तुम्हारा और दिव्यांश का रिलेशन ठीक हो जाए, देखना तुम इस दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की होगी। उसकी बात सुनकर चेरी का दिल जोरों से धड़क उठा था। वो सोना की तरफ देखते हुए बोली, और एक बार हम दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो जाएगा ना तो देखना तुम्हें भी वो इंसान जरूर मिलेगा जिससे तुम दिव्यांश से भी ज्यादा प्यार कर पाओ। उसकी बात कर सोना चौंकते हुए उसकी तरफ देख रही थी। चेरी ने उसका हाथ पकड़ा और बोली, मैं जानती हूँ तुम एवोकाडो से बहुत प्यार करती हो, लेकिन क्या करूँ, यहाँ पर मैं थोड़ा मतलबी हो रही हूँ क्योंकि मैं खुद भी एवोकाडो से बहुत प्यार करती हूँ और उनके बिना जी नहीं पाऊंगी। ये बोलते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। सोना ने एक गहरी सांस ली और बोली, इतना खाना खिला दिया है तुमने मुझे और अब मुझे सच में जोरों से नींद आ रही है, तो क्या मैं सो जाऊं? उसकी बात पर चेरी हैरान रह गई। उसने एक पल में बात ही बदल दी थी। अब वो अपनी जगह से उठी और दरवाजे की तरफ बढ़ गई, लेकिन फिर जाते जाते रुकी और बोली, बात बदलने से बात बदल नहीं जाती सोना, पर मुझे अच्छा लगा कि तुमने अपने प्यार से ज़्यादा मेरे प्यार को तवज्जो दी और इस चीज़ के लिए मैं पूरी जिंदगी तुम्हारी शुक्रगुजार रहूंगी। ये बोलकर वो वहां से चली गई और सोना उसकी तरफ देखती रही। अब उसकी आंखों से भी आंसू बह निकले। वो वापस बेड पर लेटकर बोली, कितनी खूबसूरत कश्मकश है ना चेरी, तुम दिव्यांश के प्यार के बिना जी नहीं पाओगी और बेशक से मुझे दिव्यांश का प्यार मिल भी जाए तो भी मैं जी नहीं पाऊंगी। इससे अच्छा तो यही है ना कि तुम ही उसका प्यार पाओ, क्योंकि मेरी तो वो सिर्फ रिस्पेक्ट करता है, लेकिन तुमसे तो वो पागलों की तरह प्यार करता है। ये बोलते हुए अब उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। वहीं दूसरी तरफ सोना को खाना खिलाने के बाद अब चेरी वापस किचन में आए और उसने दिव्यांश और अपने लिए प्लेट लगाए और फिर वो खाना लेकर वो सीधा दिव्यांश के रूम में पहुंची। दिव्यांश बालकनी में खड़ा था और स्मोक कर रहा था। वो फिलहाल सोना के बारे में सोचना चाहता था, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ चेरी चल रही थी। सोना की बातें उसके दिमाग पर हिट कर रही थी और तभी रूम का दरवाजा खुला और चेरी अंदर आई तो उसके चेहरे पर गुस्सा झलकने लगा। वो उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें यहाँ अंदर आने की परमिशन किसने दी? उसकी बात सुनकर चेरी मुस्कुराए और बोली, आपको एक ही बात मैं कितनी बार समझाऊं एवोकाडो कि मुझे यहाँ पर आने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। ये आपका रूम है और मैं आपकी बीवी, तो मुझे इस कमरे में आने से कोई रोक नहीं सकता। मुझे किसी की परमिशन की कोई जरूरत नहीं है। ये बोलते हुए उसने खाना टेबल पर लगाया और फिर दिव्यांश के सामने आकर खड़ी हो गई। दिव्यांश उसे गुस्से वाली नज़रों से देखते हुए बोला, मेरा दिमाग ऑलरेडी बहुत खराब है, मैं इसे और ज़्यादा खराब नहीं करना चाहता, इसलिए बेहतर होगा तुम यहाँ से चली जाओ। चेरी तुरंत उसके करीब बढ़ते हुए बोली, और अगर मैं ना जाऊं तो? दिव्यांश ने उसे कंधों से पकड़ा और पीछे की तरफ करते हुए बोला, मेरे करीब आने की जरूरत नहीं है। चेरी एक बार फिर से उसके करीब आए और बोली, और अगर मैं ना रुकूं तो? दिव्यांश उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम समझती क्या हो खुद को? चेरी मुस्कुराकर बोली, चेरी दिव्यांश रावत, इसमें समझना क्या है? दिव्यांश ने एक गहरी सांस ली और बोला, ओके फाइन, अगर तुम्हें इस रूम में रहना है तो बेशक से रहो, लेकिन मुझे यहाँ तुम्हारे साथ रहने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए जब तक तुम यहाँ पर हो तब तक मैं यहाँ पर नहीं आऊँगा। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगा। चेरी ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराए और जैसे ही दिव्यांश बेड के पास पहुंचा अपना फ़ोन लेने के लिए, चेरी ने तुरंत उसके पीछे जाकर उसे धक्का दिया। दिव्यांश सीधा बेड पर गिरा। वो हैरानी से चेरी की तरफ देखते हुए बोला, ये क्या हरकत की है तुमने? ये बोलते हुए वो ऊपर उठता उससे पहले ही चेरी उसकी कमर पर आकर बैठ गई और बोली, अगर पति फालतू का ड्रामा करेगा तो पत्नी को तो हरकतें करनी पड़ेगी ना, वरना वो कहीं इधर उधर जाएगा। और आपको तो पता ही है, मैं बचपन में भी अपनी चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा पजेसिव थी, और जब बचपन में मेरा ये हाल था तो सोचिए अब जवानी में क्या होगा। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर बेहद दिलकश एक्सप्रेशंस थे और वो धीरे धीरे दिव्यांश के ऊपर झुक रही थी।
दिव्यांश ने उसके हाथ पर अपना हाथ कसकर रखा और बोला, और दिव्यांश रावत बचपन में भी जबरदस्ती बर्दाश्त नहीं करता था और अब भी नहीं करेगा, इसलिए उसके साथ ये हरकतें करने की सोचना भी मत। ये बोलते हुए उसने चेरी को उसकी कमर से पकड़कर गोल घुमाया और उसे बिस्तर पर नीचे लिटाकर खुद ऊपर उठने लगा। चेरी ने तुरंत उसके गिरेबान पर अपना हाथ रखा और उसे वापस अपनी तरफ खींचते हुए उसका हाथ तुरंत अपनी कमर पर रखा और बोली, आप जबरदस्ती बर्दाश्त नहीं करते हैं, लेकिन जबरदस्ती करने में आप माहिर हैं। कुछ वक्त पहले तक आपने मेरे साथ बहुत जबरदस्ती की है और अब जब मैंने थोड़ी सी जबरदस्ती की तो आपको गुस्सा आने लगा। अभी तो मैंने वो सब किया ही नहीं जो आप मेरे साथ ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर वो करने पर आए तो फिर तो आप किसी ज्वालामुखी की तरह फूटने लगेंगे। उसकी बात पर दिव्यांश की नज़रें उस पर गहरी हो गई। वो उसे चैलेंजिंग नज़रों से देखते हुए बोला, तुम मुझे चैलेंज कर रही हो? तुम्हें लगता है कि तुम मेरे साथ जबरदस्ती कर सकती हो? चेरी ने तुरंत उसे घुमाते हुए नीचे बिस्तर पर लेटाया और उसके ऊपर झुकते हुए बोली, मुझे जबरदस्ती करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये तो मैंने खुद को कंट्रोल में रखा हुआ है, वरना मैं कुछ करने पर आऊं और आप अपना कंट्रोल खो ना दे, ऐसा हो नहीं सकता। भूलिए मत, मैं आपकी वो रेड हूँ जो आपकी सांसों को कंट्रोल में कर सकती है, आपको अपने लिए बेचैन कर सकती है। उसकी बातें सुनते हुए दिव्यांश के एक्सप्रेशंस बदल रहे थे और अब चेरी उसकी तरफ देखते हुए बोली, करके दिखाऊं? दिव्यांश ने कुछ नहीं कहा, लेकिन चेरी अब खुद ब खुद थोड़ा सा नीचे की तरफ हुई, जिससे अब वो दिव्यांश की कमर पर थोड़ा नीचे की तरफ होकर बैठी थी, जहां उसकी लोअर बॉडी दिव्यांश की लोअर बॉडी से पूरी तरह टच कर रही थी और अब उसने दिव्यांश की शर्ट के बटन खोलने शुरू कर दिए थे। दिव्यांश लगातार उसे अपनी गहरी नज़रों से देख रहा था। इसका नेक्स्ट पार्ट डिटेल में स्टैक पर है, यहाँ एडिट होकर आएगा। रावत मेंशन। दिव्यांश बिस्तर पर लेटा हुआ था और चेरी उसके ऊपर झुकी हुई थी। वो उसकी शर्ट के बटन खोल रही थी। दिव्यांश उसे अपनी गहरी नज़रों से देख रहा था। चेरी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी और धीरे धीरे उसने दिव्यांश की शर्ट के सारे बटन खोल दिए थे और अब वो उसकी चेस्ट पर झुककर उसे चूमने लगी थी। दिव्यांश ने अभी तक उसे रोका नहीं था, लेकिन जैसे ही उसे चेरी के होंठ अपनी चेस्ट पर महसूस हुए, उसकी मुट्ठियां कस गई थी और फिर दूसरे ही पल उसने चेरी के कंधों पर अपने हाथ रखते हुए उसे गोल घुमाया और नीचे बिस्तर पर कर उसे अपनी डेविल नज़रों से देखते हुए बोला, वो चीज़ नहीं करनी चाहिए जो औकात से बाहर हो। दिव्यांश रावत को उसकी मर्जी के बिना छूना भी तुम्हारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। ये बोलकर वो उसके ऊपर से उठने लगा, लेकिन चेरी ने उसकी शर्ट को कसकर मुट्ठी में जकड़ लिया। दिव्यांश रुक गया और अगले ही पल चेरी ने वापस उसके कंधों पर अपने हाथ रखते हुए उसे नीचे बिस्तर पर लेटाया और फिर उसके ऊपर बैठकर उसे एकदम कातिलाना नज़रों से देखते हुए बोली, मुझे खतरों से खेलना अच्छा लगता है और वैसे भी आपके पास रहना तो कभी भी खतरे से खाली नहीं था। आपकी टॉक्सिसिटी तो बेहद जानलेवा है और ये टॉक्सिसिटी मैंने अच्छे से देखी हुई है, तो मुझे अब इससे कोई डर नहीं लगता। ये बोलकर वो वापस उसकी गर्दन पर झुकी और उसे हल्का हल्का चूमने लगी। एक पल के लिए दिव्यांश ने अपनी आंखों को कसकर बंद कर लिया था और फिर चेरी के सिर पर अपना हाथ रखते हुए उसने उसके बालों को कसकर मुट्ठी में जकड़ लिया। चेरी की हल्की सी आह निकली। दिव्यांश ने उसका चेहरा ऊपर उठाया और बोला, मतलब तुम नहीं मानने वाली? चेरी उसे चैलेंजिंग नज़रों से देखते हुए बोली, आपको इतना डर क्यों लग रहा है एवोकाडो? कहीं आपको ये तो नहीं लग रहा कि ये जो आपका गुस्से का नकाब है वो मेरी हरकतों से उतर जाएगा? ये जो आप पत्थर की तरह सख्त बनने में लगे हुए हैं, अगर मैंने आपको पागल करना शुरू कर दिया तो आप मोम की तरह पिघल जाएंगे। दिव्यांश अपनी आईब्रो ऊपर की तरफ उठाते हुए बोला, तुम्हें लगता है तुम ऐसा कुछ कर सकती हो? चेरी तिरछा मुस्कुराए और बोली, मैं तो बहुत कुछ कर सकती हूँ, इतना कुछ जितना आपने सोचा भी नहीं होगा। ये बोलकर अब उसने दिव्यांश के हाथों को ऊपर की तरफ उठाया और फिर उन्हें बिस्तर पर लगाते हुए बोली, अब अगर आपके ये हाथ बिस्तर से उठेंगे तो इसका मतलब साफ है कि आपकी बॉडी मेरी हरकतों को रिस्पांस देती है। आप सच में किसी मोम की तरह पिघलते हैं और मुझे रोकने के लिए आप मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे हैं, क्योंकि आपको डर है कि कहीं ये जो आपका एकदम खड़ूस वाला अवतार है वो ढीला ना पड़ जाए। ये बोलते हुए उसकी बातों का लहजा काफ़ी सार्कास्टिक था, जो साफ पता चल रहा था कि वो दिव्यांश को प्रोवोक कर रही है। दिव्यांश भी उसे चैलेंजिंग नज़रों से देखते हुए बोला, मुझे तुम्हारी हरकतों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो पत्थर और होते होंगे जो ऐसी छोटी मोटी हरकतों से पिघलने लगे, दिव्यांश रावत उनमें से नहीं है। चेरी मुस्कुराए और बोली, ये तो अभी पता चल जाएगा। ये बोलते हुए वो अब अपने हाथों से उसकी चेस्ट को सहला रही थी और दिव्यांश उसके हाथों को अपनी चेस्ट पर सेडिक्टिव वे में चलता हुआ महसूस कर गहरी सांसें लेने लगा था। चेरी अब उसकी चेस्ट पर झुककर एक बार फिर से उसे अपने होठों से चूमने लगी थी। दिव्यांश ने अपने हाथ ऊपर बिस्तर पर लगाए हुए थे।
उसकी नसें एकदम उभर रही थी और चेरी भी उसे पागलों की तरह किस किए जा रही थी। उसकी चेस्ट को चूमते हुए वो उसकी गर्दन की तरफ आए और फिर उसके ये लॉब को चूमने लगी। दिव्यांश ने अपने लोअर लिप को एक पल के लिए अंदर की तरफ दबा लिया था। उसकी बॉडी ने हल्का हल्का कांपना शुरू कर दिया था, लेकिन उसने बहुत ही स्ट्रांगली खुद को कंट्रोल में किया हुआ था। उसके हाथ पैर एकदम जकड़े हुए थे और बेशक चेरी नीचे झुककर उसकी गर्दन और उसकी चेस्ट को चूमने में लगी हुई थी, लेकिन फिर भी उसका दिव्यांश पर पूरा ध्यान था। वो उसकी हर एक हरकत को अच्छे से नोटिस कर रही थी। उसकी बॉडी में आते हुए चेंजेस चेरी से छुपे नहीं हुए थे। वो और भी ज्यादा सेडिक्टिवली दिव्यांश को किस करने लगी थी। दिव्यांश ने कुछ वक्त तक उसने कंट्रोल किया, लेकिन कुछ वक्त बाद तो चीजें उसकी कंट्रोल से भी बाहर होने लगी थी और चेरी को पता था कि दिव्यांश की लिमिट कहाँ पर जाकर टूटेगी, इसलिए अब वो नीचे की तरफ सरकने लगी। उसने अपना हाथ दिव्यांश की पैंट पर रख दिया था। दिव्यांश अपनी आईब्रो ऊपर की तरफ उठाते हुए बोला, जो भी कर रही हो सोच समझकर करना, क्योंकि बेशक से तुम कुछ भी कर लो लेकिन जो तुम चाहती हो वो नहीं होने वाला। अगर तुम चाहती हो कि मेरी बॉडी से रिस्पांस निकाल कर तुम मुझसे किसी तरह का कुछ कन्फेशन निकलवा लोगी तो ऐसा नहीं होने वाला। अगर मेरी बॉडी तुम्हें किसी तरह का रिस्पांस भी दे रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं सोना से शादी तोड़कर तुम्हारे करीब आऊंगा। तुम्हारी हरकतें अब हम दोनों को करीब बिल्कुल नहीं ला सकती। दिव्यांश की बात पर चेरी मुस्कुराए और बोली, मैंने तो इतना कुछ सोचा भी नहीं एवोकाडो जितना आप सोच रहे हैं। पर यही तो आप में और मुझ में फ़र्क है कि मैं बस सामने की चीज़ें देखकर सोचती हूँ और आप दूर का सोचते हो। मैंने कब कहा कि अगर आपकी बॉडी रिस्पांस देगी तो आपको सोना से शादी तोड़नी होगी। मैं तो बस एक तरह से अपनी फैंटेसी पूरी कर रही हूँ। कितने दिन हो गए आपको प्यार नहीं किया मैंने, आपको प्यार दिया नहीं मैंने, तो बस थोड़ा सा एंजॉय कर लेने दीजिए। आफ्टर ऑल पहले भी तो इतना सब कुछ हुआ ही है हम दोनों के बीच, अब थोड़ा बहुत और हो भी गया तो क्या ही फर्क पड़ता है। उसकी बात सुनते हुए दिव्यांश के जबड़े कस रहे थे और फिर दिव्यांश को चेरी का हाथ अपनी बॉडी पर फील हुआ। दिव्यांश ने अपने होठों को कसकर दबाते हुए अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया था। चेरी के चेहरे पर डेविल स्माइल थी। उसका चूमना भर ही दिव्यांश को पागल कर रहा था, तो आगे वो जो करने वाली थी वो तो सच में दिव्यांश के होश उड़ा देता। दिव्यांश की आंखें एकदम लाल हो चुकी थी। कुछ देर बाद उसके होठों की गर्माहट दिव्यांश को पागल करने लगी थी। दिव्यांश के होठों से सिसकी निकली और उसने चेरी के सिर पर अपना हाथ रखते हुए उसके बालों को कसकर मुट्ठी में भींच लिया। चेरी के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट आ गई थी। वो दिव्यांश का हाथ भी खुद ब खुद चेरी के सिर पर दबाव बनाने लगता। चेरी तकरीबन 10 से 15 मिनट यूं ही नीचे झुकी रही और अब उसने अपना चेहरा हल्का सा ऊपर की तरफ उठाया, जहां पर दिव्यांश की आंखें कसकर बंद थी और वो गहरी सांसें ले रहा था। उसके होठों से बड़ी दबी दबी आवाजें निकल रही थी। कभी वो अपने अपर लिप को बाइट कर रहा था तो कभी अपने लोअर लिप को, और फिर चेरी ने अपने होठों की मूवमेंट को थोड़ा और ज्यादा तेज कर दिया। उसे खुद में मजा आ रहा था क्योंकि कितने दिनों बाद वो दिव्यांश के साथ ऐसी कोई फैंटेसी कर रही थी। हालांकि जब भी पहले दिव्यांश उसके करीब आता था तो कहीं ना कहीं चेरी की रजामंदी नहीं होती थी। अगर होती भी थी तो इन सब चीज़ों में बिल्कुल भी नहीं होती थी, लेकिन अब तो जैसे वो सब भूलकर वो बस दिव्यांश के साथ उस पल को एंजॉय कर रही थी। और कुछ देर बाद अचानक वो अपना मुंह हटाने लगी, लेकिन दिव्यांश ने उसका सिर अब और भी ज्यादा कसकर पकड़ लिया और उसे गहरी नजरों से देखते हुए बोला, अब क्या हुआ? अब तुम्हें मोम नहीं पिघलाना। अब जब मोम खुद पिघल रहा है तो तुम दूर क्यों भाग रही हो? चेरी उसकी बातें सुन रही थी लेकिन कोई जवाब नहीं दे पा रही थी क्योंकि उसका मुंह कुछ बोलने लायक नहीं था। अब उसने चेरी का चेहरा छोड़ा तो चेरी तुरंत ऊपर की तरफ हुई और बुरी तरह से हौंफने लगी। उसे नहीं पता था कि दिव्यांश इतनी जल्दी सेटिस्फाई हो जाएगा। वही दिव्यांश ने पिछले 1 महीने से ऐसा कुछ किया नहीं था और ऊपर से वो चेरी को सच में पिघलती हुई मोम टेस्ट करवाना चाहता था, इसीलिए उसने खुद को पूरी तरह से वो फीलिंग देते हुए रिलीज कर दिया था। चेरी ने अब तुरंत नैपकिन उठाया और उसे साफ करने लगी। वो शिकायत भरी नजरों से दिव्यांश की तरफ देख रही थी। दिव्यांश उसकी तरफ देखते हुए बोला, ये क्या बात हुई रेड? एक तो मैंने तुम्हें इतना बढ़िया टॉनिक दिया और ऊपर से तुम मुझे ही तिरछी नजरों से देख रही हो। तुम्हें पता है ये हेल्थ के लिए कितना ज्यादा अच्छा है और इससे तुम्हारा फेस का ग्लो भी बढ़ेगा। चेरी मुंह बनाते हुए बोली, स्टॉप इट। दिव्यांश उसके बोलने के अंदाज पर हंसा और उसे हंसते हुए देखा। चेरी जैसे बाकी सब चीज तो भूल ही गई थी। वो बस उसे हंसते हुए देख रही थी। दिव्यांश का हंसना किसी बारिश से कम नहीं था और चेरी को ऐसा लग रहा था जैसे पूरा मॉनसून बीत गया, लेकिन एक बार भी वो बारिश नहीं हुई और अब फाइनली बारिश की कुछ बूंदें चेरी को पूरी तरह से भीगो रही थी। कुछ पल वो यूं ही दिव्यांश को देखती रही और फिर वहां से हटने लगी।
लेकिन दिव्यांश ने उसकी कलाई को कसकर पकड़ लिया। चेरी ने हैरानी से दिव्यांश की तरफ देखा। दिव्यांश अब ऊपर की तरफ उठा और बोला, जैसे तुमने मेरे साथ ही सब किया है ये बोलकर कि इससे क्या ही फर्क पड़ता है, तो अगर मैं भी तुम्हारे साथ ऐसा कुछ करूंगा तो क्या ही फर्क पड़ेगा, है ना? सिर्फ मोम ही तो पिघलेगा, पत्थर तो पत्थर ही रहेगा, है ना? उसकी बातें सुनते हुए चेरी की आंखें बड़ी हो गई। वो हैरानी से बोली, अब आप क्या करने का सोच रहे हैं एवोकाडो? दिव्यांश चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट लिए बोला, कुछ ज्यादा नहीं, बस कुछ कुछ। ये बोलते हुए उसने चेरी के कंधे को बड़े ही प्यार से अपने हाथ से सहलाया, लेकिन वो प्यार प्यार कम और प्यार में वार ज्यादा लग रहा था। चेरी को उसकी नजरों से ही कुछ कुछ होने लगा था। उसे अभी से ही अपने बदन में कपकपी सी महसूस होने लगी थी और अब दिव्यांश ने उसे नीचे बिस्तर पर लिटाया। इस वक्त चेरी ने प्लाजो सूट पहना हुआ था और फिर दूसरे ही पल दिव्यांश ने सीधा उसकी कुर्ती पर अपना हाथ रखते हुए उसकी कुर्ती को फाड़ दिया। चेरी हैरान रह गई। वो जल्दी से बोली, कम से कम फाड़ते तो नहीं एवोकाडो, अब मैं इस रूम से क्या पहनकर बाहर जाऊंगी? दिव्यांश उसके चेहरे पर झुका और बेहद इंटेंस वॉइस में बोला, अभी अभी कुछ देर पहले ही तो तुमने कहा था कि ये मेरे साथ साथ तुम्हारा भी रूम है, तो क्या तुम भूल गई हो रेड कि यहाँ पर तुम्हारे भी कपड़े पड़े हैं? क्लोजेट तुम्हारे भी कपड़ों से भरा हुआ है। उसकी बात पर चेरी अब वापस होश में आए और सोचने लगी कि वो इतना ज्यादा क्यों डर रही है। वो इंसान जो उसके सामने है, इससे पहले उसके साथ और भी बहुत कुछ कर चुका है और तब तो उसकी मर्जी भी शामिल नहीं होती थी, लेकिन यहाँ तो उसकी मर्जी भी पूरी तरह से शामिल है, तो दिव्यांश भला क्या ही कर लेगा। वो जो कुछ भी करेगा चेरी को बहुत अच्छी तरह से पता है। वो किसी न किसी तरह खुद को कंट्रोल कर लेगी। हाँ, उन सब चीज़ों के बाद उसका दिव्यांश के साथ इंटीमेट होने का मन करेगा। अब डिजायर तो डिजायर है। अगर इंसान शुरू करेगा तो एंड पॉइंट पर जाने का सोचेगा, लेकिन उसे ये भी कन्फर्म था कि दिव्यांश उसके साथ वो सब तो बिल्कुल नहीं करेगा। वो बस ज़्यादा से ज़्यादा इधर उधर की हरकतें कर सकता है। ये सोचकर वो खुद को रिलैक्स कर रही थी, लेकिन दिव्यांश के चेहरे पर शातिर एक्सप्रेशन थे, जैसे वो जानता हो कि चेरी के दिमाग में क्या चल रहा है। लेकिन जो उसके दिमाग में है वो चेरी के दिमाग से काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल का है। अब वो चेरी के बदन पर झुका, जहाँ पर उसे चेरी के क्लीवेज साफ नजर आ रहे थे। अभी तक चेरी ने अपनी इनरवियर पहनी हुई थी, लेकिन अगले ही पल उसकी हुक खुल चुकी थी। वो उसकी तरफ देखते हुए बोली, कहीं आप मुझे तड़पाकर छोड़ने का तो नहीं सोच रहे हैं ना? मैंने बेशक से आपके साथ जो भी किया, लेकिन आपको यूं ही बीच में नहीं छोड़ा था एवोकाडो, तो खबरदार अगर आपने मुझे बीच में छोड़ने का सोचा। लड़ाई अपनी तरफ, लेकिन अगर आप बीच में छोड़ दोगी तो मैं पागल हो जाऊंगी। ये बोलते हुए वो एकदम मासूम सी लग रही थी। दिव्यांश ने अपनी आईब्रो ऊपर की तरफ उठाए और बोला, वो तो मेरी मर्जी है मुझे क्या करना है और क्या नहीं। अगर तुम्हें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है तो खड़ी हो जाओ यहाँ से, लेकिन फिर आइंदा सोच समझकर मेरे करीब आना, क्योंकि अगर तुम मुझे हैंडल नहीं कर सकती तो फालतू की बकवास भी मत करना। उसकी बात सुनकर चेरी भी अब उसे चैलेंजिंग नज़रों से देखने लगी, जैसे नज़रों में बोल रही हो कि उसे चेरी के साथ जो करना है वो बेशक से करे, वो सब कुछ हैंडल करने के लिए तैयार है। दिव्यांश तकरीबन 5 मिनट यूं ही उसके नाजुक से अंगों के साथ खेलता रहा। उसकी हरकतों की वजह से चेरी को हल्का पेन भी फील हो रहा था, लेकिन फिर भी उसने दिव्यांश को रोका नहीं, पर उसकी सांसों ने गहरा होना शुरू कर दिया था। उसकी बॉडी ने दिव्यांश को रिस्पांस देना शुरू कर दिया था और ऊपर से दिव्यांश की नज़रें वो तो इस वक्त एकदम जानलेवा लग रही थी और अब दिव्यांश ने उन्हें थोड़ा जोर से दबाना शुरू किया। जैसे ही उसने अपने हाथ पर थोड़ा दबाव बनाया, चेरी की जोरों से आह निकली और वो तुरंत बोली, थोड़ा आराम से एवोकाडो। दिव्यांश उसे तिरछी निगाहों से देखते हुए बोला, क्यों? दर्द देना जानती हो, दर्द सहन नहीं आता क्या? चेरी भी उसकी आंखों में आंखें डालते हुए बोली, दर्द सहना तो मुझे बहुत अच्छी तरह से आता है। आपने ही तो इस चीज़ में ट्रेनिंग दी है मुझे, लेकिन जरूरी तो नहीं दर्द देना, थोड़ा प्यार से भी किया जा सकता है ना? चेरी ने अपनी बात भी बोल दी थी और दिव्यांश को टोंट भी मार दिया था, जिसके बाद अब दिव्यांश के चेहरे पर गुस्सा झलकने लगा था और अब वो और ज़्यादा हार्ड हो गया, जिसकी वजह से चेरी की सिसकियां लगातार तेज होने लगी। उसने दिव्यांश के सिर पर अपना हाथ रखा और उसे अपनी तरफ पुश करने लगी। दिव्यांश ने तुरंत नज़र उसके चेहरे की तरफ उठाए और बोला, रिलैक्स। इतनी भी क्या जल्दी है? चेरी ने बेडशीट को कसकर मुट्ठी में जकड़ लिया। वो जानती थी कि दिव्यांश उसे तड़पाएगा और फिलहाल दिव्यांश वही कर रहा था, पर यह सोचकर कि वो उसे तड़पाने के बाद उसकी तड़प को शांत भी करेगा, चेरी ने खुद को रिलैक्स किया। दिव्यांश ने अब अपने होठों को खोला, लेकिन वो उसे प्यार करने की बजाय उसे तड़पा रहा था। चेरी हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। उसकी इस हरकत पर अब चेरी को फ्रस्ट्रेशन होने लगी थी। वो जल्दी से बोली,
ऐसे नहीं होता है जैसे आप कर रहे हैं और आपको बहुत अच्छी तरह से पता है ये कैसे होता है एवोकाडो। दिव्यांश ने अपना चेहरा हल्का सा ऊपर की तरफ उठाया और बोला, तुम्हें सच में लगता है कि मैं वो करूंगा जो तुम चाहती हो? चेरी के होश उड़ गए, ऐसे तो उसका बुरा हाल हो जाएगा। दिव्यांश तो बस यहाँ पर उसे सिर्फ तड़पाने का सोच रहा था। वो तुरंत ऊपर की तरफ उठते हुए बोली, तो फिर मुझे नहीं खेलना है ये गेम, मैं जा रही हूँ यहाँ से। आप मेरी हालत खराब करेंगे और फिर कोई सॉल्यूशन भी नहीं निकालेंगे तो इसमें तो मेरी बैंड बजेगी ना। दिव्यांश उसे वापस बेड पर धकेलते हुए बोला, जब मैं नहीं अपनी जगह से उठा तो तुम कैसे उठ सकती हो? तुमने मेरा मोम पिघलाया तो अब मेरा भी तो थोड़ा फर्ज बनता है ना कि मैं भी तुम्हारे लिए कुछ करूं। चेरी को अब पछतावा होने लगा था कि उसने किस मनहूस घड़ी में मोम वाली बात कही। वो एक गहरी सांस लेते हुए बोली, एवोकाडो सिर्फ मोम को पिघलाना नहीं होता बल्कि उसे बाद में जलाना भी होता है। ऐसे मोम को छोड़ दोगी तो मजा नहीं आएगा। दिव्यांश तिरछी मुस्कुराहट के साथ बोला, मुझे जो मजा चाहिए था वो तो तुमने मुझे अच्छे से दे दिया, अब तुम्हें जो चाहिए वो मैं तुम्हें इतनी आसानी से दे दूं? सीरियसली तुम्हें दिव्यांश रावत से इतनी एक्सपेक्टेशंस है? उसके सवाल पर चेरी कोई जवाब दे ही नहीं पाए। वो बस उसकी तरफ देखती रह गई और अब दिव्यांश नीचे की तरफ झुका और अगले ही पल उसने चेरी का प्लाजो भी फाड़ दिया। चेरी गहरी सांसें लेते हुए बोली, जो चाहती हूँ वो तो कर नहीं रहे हो, जो नहीं चाहती हूँ वो सब कर रहे हो। दिव्यांश चेहरे पर एटीट्यूड भरी स्माइल लिए बोला, यही तो दिव्यांश रावत है, जो दूसरों के चाहने से नहीं चलता बल्कि दूसरे उसके चाहने से चलते हैं। चेरी उसकी बात सुनकर उसकी तरफ देखती रह गई और दिव्यांश अब उसकी लोअर बॉडी पर झुका। चेरी की सांसों का शोर एक बार फिर से कमरे में गूंजने लगा था। उसका बदन खुद ब खुद दिव्यांश की हरकतों पर रिस्पांस देने लगा था। उसे अपने बदन पर पसीना उभरता हुआ महसूस हो रहा था और उसके रोंगटे खड़े हो रहे थे। लेकिन फिर अचानक ही दिव्यांश ने अपना चेहरा हल्का सा ऊपर उठाया और बोला, मैं तो भूल ही गया कि तुम मेरे लिए खाना लेकर आई थी। उसकी बात सुनकर चेरी, जो अपनी आंखें बंद कर किसी तरह खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, उसने तुरंत अपनी आंखों को खोला। दिव्यांश अब अपनी जगह से उठा और उसने टेबल पर रखी हुई प्लेट की तरफ देखा जिसमें पूरा खाना था और साथ में चॉकलेट पैनकेक भी थे जिस पर पूरा चॉकलेट सिरप फैला हुआ था। चेरी ने उसमें भर भर कर चॉकलेट सिरप डाला था और वही बाउल अब दिव्यांश अपने हाथ में लेकर आया। उसने उस चॉकलेट सिरप को हल्का सा अपनी फिंगर पर लगाया और फिर दोबारा अपनी फिंगर चेरी की बॉडी पर रखते हुए उसे रब करने लगा। चेरी कांपती हुई आवाज में बोली, प्लीज ऐसा मत कीजिए ना एवोकाडो, प्लीज डू समथिंग। दिव्यांश तिरछा मुस्कुराया और बोला, कर ही तो रहा हूँ रेड, मैं वो कर ही तो रहा हूँ जो मैं करना चाहता हूँ। ये बोलकर अब उसने थोड़ा चॉकलेट सिरप और लिया। चेरी ने बेडशीट को कसकर मुट्ठियों में जकड़ा हुआ था। वो बस दिव्यांश की उंगलियां से ही पागल होने लगी थी, लेकिन दिव्यांश वो चीज ढंग से नहीं कर रहा था। वो उसे सुकून देने से ज्यादा तड़पा रहा था। चेरी मुंह बनाते हुए उसकी तरफ देख रही थी और अब दिव्यांश चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट लिए बोला, लोग खाना खाने के बाद स्वीट डिश खाते हैं लेकिन मैं स्वीट डिश के बाद खाना खाऊंगा। ये बोलकर अब वो यूं ही बिस्तर से उठा और जाकर सोफे पर बैठ गया जहां पर खाना रखा था और बिना कपड़े पहने ही वो यूं ही चेरी के सामने बैठा हुआ अब खाना खाने लगा था, जबकि चेरी इस वक्त उस आग की तरह थी जिसमें से धुआं तो हद से ज्यादा निकल रहा था, लेकिन उसे एक चिंगारी की जरूरत थी। पहले बेइंतहा जलने के लिए और फिर उस पर दिव्यांश का प्यार शांत होने के लिए, और वो अपनी जगह पर उठकर बैठी गहरी गहरी सांसें लेते हुए अब दिव्यांश की तरफ ही देख रही थी। उसकी बॉडी पर लगी हुई वो डार्क चॉकलेट दिव्यांश को दूर से भी साफ नजर आ रही थी क्योंकि चेरी ने अपने पैरों को थोड़ा फैलाया हुआ था। रावत मेंशन। चेरी दिव्यांश के बिल्कुल सामने बैठी थी और उसने अपने पैरों को थोड़ा फैलाया हुआ था जहां डार्क चॉकलेट पूरी तरह से फैली हुई थी। चेरी अपनी गहरी नजरों से उसकी तरफ देख रही थी और अब वो भी अपनी जगह से उठकर दिव्यांश के सामने आकर खड़ी हो गई। दिव्यांश उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें भी खाना खाना है क्या? अगर हाँ तो मेरे साथ बैठकर खा सकती हो। वैसे तो मुझे तुमसे कोई ज्यादा लेना देना नहीं है, लेकिन तुम्हारे साथ खाना तो मैं शेयर कर ही सकता हूँ। चेरी की नजरें उस पर और भी ज्यादा गहरी होती चली जा रही थी और अब वो उसके बिल्कुल करीब आए। उसने दिव्यांश के कंधों पर अपना हाथ रखा और उसे धीरे धीरे पीछे की तरफ धकेलने लगी। दिव्यांश उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें क्या लगता है ऐसी हरकतें करके तुम मुझसे कुछ ऐसा करवा सकती हो जो तुम चाहती हो? नहीं, दिव्यांश रावत तुम्हारे इशारों पर चलने वाला इंसान नहीं है। एक्चुअली तुम्हारे क्या वो किसी के भी इशारों पर चलने वाला इंसान नहीं है। अगर कोई चीज़ करने का उसका मन नहीं है तो वो चीज़ उससे दुनिया का कोई भी इंसान नहीं करवा सकता। चेरी हल्का सा मुस्कुराए और बोली,
मैं आपसे कुछ नहीं करवा सकती, लेकिन खुद तो कर सकती हूँ ना। दिव्यांश की आईब्रो ऊपर की तरफ उठ गई। भला जो चेरी उससे करवाना चाहती है वो खुद कैसे कर सकती है। लेकिन दिव्यांश कुछ समझता उससे पहले ही चेरी उसे पूरी तरह से पीछे लेटा चुकी थी और अब उसने खुद भी अपने पैर सोफे पर रख दिए। कुछ देर बाद दिव्यांश की आंखें बड़ी हो गई थी और इससे पहले कि वो अपनी जगह से उठता, चेरी बिल्कुल उसके मुंह के ऊपर आई जहां अब उसकी बॉडी दिव्यांश की आंखों के बिल्कुल सामने थी और फिर उसने हल्का सा खुद को नीचे की तरफ पुश किया और साथ में थोड़ी पीछे भी हो गई। दिव्यांश उसकी तरफ देखकर बोला, अब आगे क्या, क्योंकि मैं तो इससे टच भी। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही चेरी ने वो किया जो दिव्यांश सोच भी नहीं सकता था। दिव्यांश शॉक्ड रह गया, उसे चेरी से इस तरह की हरकत की उम्मीद नहीं थी। वो अपनी बात कहने के लिए ऑलरेडी अपने होठों को खोल चुका था लेकिन अब वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। अब उसके एक्सप्रेशन भी बदलने लगे थे, उसके रोंगटे खड़े हो रहे थे और उसके चेहरे की नसें तन रही थी। उसके हाथ ऊपर की तरफ उठने लगे थे लेकिन अपनी मुट्ठियों को जकड़ते हुए उसने खुद को पूरी तरह से कंट्रोल किया हुआ था, लेकिन चेरी उसे कहाँ ही कंट्रोल में रहने देने वाली थी। दिव्यांश किस बात पर पिघल सकता है वो ये बात बहुत अच्छी तरह से जानती थी। वो उसकी तरफ देखते हुए बोली, मुझे लगता है आपकी मोम पिघलाने के लिए इतना काफ़ी होता है ना, एवोकाडो या फिर कुछ और भी करूं। दिव्यांश कुछ कहता उससे पहले ही चेरी पीछे की तरफ हटते हुए बोली, शायद इतना काफ़ी होगा। ये बोलकर वो जैसे ही वहां से उठने लगी, दिव्यांश ने अब अपने हाथों को पूरी तरह से खोला और फिर अगले ही पल उसकी कमर पर कस दिया। चेरी के चेहरे पर हल्की तिरछी मुस्कुराहट आ गई क्योंकि यही तो वो चाहती थी। अगर दिव्यांश उसे तड़पाना जानता था तो वो भी उसे तड़पाना बहुत अच्छी तरह से जानती थी। दिव्यांश उसे अपनी गहरी निगाहों से देखते हुए बोला, जहर बहुत खतरनाक होता है लेकिन जहर पीने वाला भी जानता है कि वो मज़ेदार भी कितना होता है। ये बोलकर अब उसने अपने होठों को पूरी तरह से खोला। चेरी ने अपना चेहरा हल्का सा ऊपर उठा लिया था क्योंकि वो नहीं चाहती थी दिव्यांश उसके एक्सप्रेशन देखे, क्योंकि अगर दिव्यांश ने उसके एक्सप्रेशंस देख लिए तो वो तुरंत उसे छोड़ देगा। लेकिन दिव्यांश जानता था कि इस वक्त उसे क्या ही फील हो रहा होगा। उसके पसीने छूटने लगे थे और उसके हाथ अकड़ने लगे थे। वो अपनी सिसकियों को दबाने की कोशिश कर रही थी लेकिन चाहकर भी उन्हें दबा नहीं पा रही थी। उसके होंठों से दिव्यांश के नाम खुद ब खुद निकलने लगा और फिर अचानक ही दिव्यांश ने उसे जोर से धक्का दिया। चेरी सीधा सोफे पर जाकर लेटी। दिव्यांश तुरंत अपनी जगह पर उठा और बोला, नहीं, ऐसे जान नहीं निकलेगी तुम्हारी, बल्कि तुम्हारी जान तो दिव्यांश रावत अच्छे से निकालेगा। ये बोलकर अगले ही पल उसने खुद को उसके अंदर पुश कर दिया था। चेरी के चेहरे पर लंबी सी स्माइल आ गई। इतना तो उसने सोचा ही नहीं था जितना फिलहाल उसके और दिव्यांश के बीच हो गया। लेकिन इससे पहले कि उसकी वो मुस्कुराहट बरकरार रहती, दिव्यांश ने खुद को एक झटके से पीछे भी खींच लिया। चेरी हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। उसके चेहरे पर डेविल एक्सप्रेशन थे। चेरी ने तुरंत उसके कंधों पर अपना हाथ रखा और बोली, प्लीज नाउ डोंट स्टॉप एवोकाडो। आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज लेट मी फील यू। लेकिन दिव्यांश ने उसके हाथों को अपने कंधे पर से हटाया और फिर अगले ही पल वो पूरी तरह से सोफे से उठ गया। चेरी को इस वक्त उस पर इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि वो बता नहीं सकती थी। उसने गुस्से से अपनी मुट्ठियां कस ली और दांत भी पीस लिए। दिव्यांश उसे देखते हुए तिरछा मुस्कुराया और बोला, मैंने तो ऑलरेडी कहा था तुमसे कि दिव्यांश रावत को कोई भी अपनी मर्जी से नहीं चला सकता। जो चीज़ वो खुद ना करना चाहे उससे वो चीज़ कोई नहीं करवा सकता। चेरी गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए बोली, आपको पता है मुझे वो फील होने वाला था। दिव्यांश तिरछा मुस्कुराया और बोला, वही तो नहीं करवाना था। चेरी अब अपनी जगह से उठी और उसके सीने पर अपना हाथ रखते हुए बोली, कब तक बच पाओगे आप मुझसे? एक ना एक दिन तो मेरे जाल में फंसोगे ही। ये जो आपने शादी का ड्रामा लगा रखा है ना, इसे बंद कर दीजिए एवोकाडो, क्योंकि अगर सच में आप सोना से प्यार करते तो कभी आप मेरे करीब आते ही नहीं। जो इतना कुछ हम दोनों के बीच हुआ ना, वो कभी नहीं होता। इतना तो मैं भी आपको जानती हूँ कि बेशक से आप जितने मर्जी टॉक्सिक हो, लेकिन अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो आप दूसरी लड़कियों को अपने करीब बिल्कुल नहीं आने देते। जैसे मैं आपके साथ थी तो कभी आपने निहारिका को खुद के करीब नहीं आने दिया। अगर अब आप सोना के साथ हैं तो आप मुझे भी अपने करीब नहीं आने देते। अभी हम दोनों के बीच क्या हुआ ये तो आप खुद जानते हैं। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर इंटेंस स्माइल थी। दिव्यांश ने उसकी कमर पर अपना हाथ रखकर उसे अपने करीब खींचा और बोला, तुम खुद को कुछ ज्यादा ही नहीं समझने लगी हो? कुछ ज्यादा ही दिमाग नहीं चलने लगा तुम्हारा? और जुबान वो तो बहुत ज्यादा चलने लगी है। 1 महीने पहले तुम्हारी जुबान नहीं खुलती थी मेरे सामने और अब तुम्हारी जुबान बंद नहीं होती है। चेरी भी उसी इंटेंसिटी के साथ बोली, क्योंकि उस वक्त मैं डरती थी आपसे।
दिव्यांश छत से बोला, और अभी भी तुम्हें डरना चाहिए।